कल हिस्ट्री का पेपर है। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लिए तो आपका पेपर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आज का हमारा ये गहरा विश्लेषण कोई आम क्लास नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इतिहास को बस रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। और हमारे पास आज कुछ बेहतरीन स्कूल असाइनमेंट, जैसे संस्कृत स्कूल के नोट्स, बाजीराम के यूपीएससी मटेरियल और कुछ बहुत ही शानदार ऐतिहासिक किताबों का पूरा स्टैक है। और हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। देखिए, इतिहास ना सिर्फ तारीखों और मृत राजाओं का कोई इंडेक्स नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि बस डेट्स याद कर लो और हो गया। वही तो। असल में ये ना सत्ता, समाज और विद्रोह कैसे काम करते हैं, इसे समझने का एक तरीका है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा से लेकर 1947 तक की कड़ियों को जोड़ेंगे, ताकि बोर्ड पैटर्न वाले जो 3 और 6 मार्क्स के सवाल होते हैं ना, वो एकदम आसानी से समझ आ जाए। हाँ, जब आपको किसी घटना का क्यों और कैसे समझ आ जाता है ना, तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, सीधे हड़प्पा सभ्यता की ओर। चलिए। अगर हम हड़प्पा की नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग को देखें तो ये आज के स्मार्ट सिटीज जैसा लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, आखिर वो सभ्यता इतनी एडवांस क्यों थी? हड़प्पा की सबसे हैरान करने वाली खासियत ना उनकी एक रूपता थी, मतलब यूनिफॉर्मिटी। एक रूपता से आपका मतलब वो जो ईंटें होती थी? हाँ बिल्कुल। आप सोचिए, आप हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं उस सभ्यता में, और आपको हर जगह ईंटों का आकार और अनुपात एकदम सेम मिल रहा है, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। ये तो बहुत मुश्किल है ना? और उनकी जो जल निकासी प्रणाली थी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, वो सिर्फ ईंटें जोड़ने का काम नहीं था। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां होती थीं। अच्छा, ढकी हुई नालियां उस जमाने में? हाँ, और हर घर का गंदा पानी ना पहले एक छोटी हौदी में जाता था और फिर मुख्य नाली में। शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। वो सिटाडेल और निचला शहर, राइट? एकदम सही। ऊंचाई पर बना सिटाडेल प्रशासन के लिए था और निचला शहर आम लोगों के लिए। तो अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें तो सवाल आ सकता है कि हड़प्पा की नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं क्या थी? हाँ, और इसका आंसर हिंट यही है कि आपको चौकोर ग्रिड पैटर्न, ढकी हुई नालियां और सिटाडेल के बारे में लिखना है। और इसके पतन का कारण भी तो पूछते हैं ना? बिल्कुल। उसमें आप जलवायु परिवर्तन लिख सकते हैं, या फिर आर्यों के हमले वाली थ्योरी जो व्हीलर ने ऋग्वेद के पुरंदर का हवाला देकर दी थी। अब इन खाली पड़े हड़प्पा के शहरों से निकलकर बात करते हैं भारत के पहले विशाल साम्राज्य की। राजा, किसान और नगर वाले टॉपिक पर आते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन था असल में, मौर्य साम्राज्य। मेरा सवाल यह है कि एक साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हो, उसे बिना इंटरनेट या फोन के कैसे संभाला गया? देखिए, सिर्फ सेना के दम पर तो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता। तो फिर क्या सिस्टम था उनका? मौर्य प्रशासन की जो सबसे बड़ी खूबी थी ना, वो थी उनकी विकेंद्रीकृत व्यवस्था। साम्राज्य 5 प्रमुख राजनीति केंद्रों में बटा था। अच्छा, 5 केंद्र। राजधानी पाटलिपुत्र, और बाकी कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का मतलब तो शायद सोने का पहाड़ होता है ना? बिल्कुल, वो कर्नाटक की सोने की खदानों को कंट्रोल करता था। लेकिन इस प्रशासन का जो असली मास्टर स्ट्रोक था, वो था अशोक का धम। धम? क्या ये कोई नया धर्म था जो वो सब पर थोपना चाहते थे? नहीं नहीं, धम कोई विशेष धर्म नहीं था। ये एक नैतिक आचार संहिता थी। मतलब एक मॉरल कोड? हाँ, जैसे बड़ों का सम्मान करना और सहिष्णुता रखना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक समझ गए थे कि सबको तलवार के डर से एक नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने इसे लागू कैसे किया? उन्होंने ना धम्म महामत्त नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे। ओहो, तो एग्जाम के लिए हिंट मिल गया। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं और अशोक की धम्म नीति क्या थी? और आंसर में आपको उन 5 केंद्रों के नाम और धम्म महामता का जिक्र जरूर करना है। परफेक्ट। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब सत्ता कड़े नियम थोपती है तो लोग आध्यात्मिक आजादी की तलाश करते हैं। हाँ, समाज में जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है तब ऐसा ही होता है। और यही एंट्री होती है भक्ति और सूफी परंपराओं की। मुझे तो ये संतना उस दौर के वायरल इन्फ्लुएंसर लगते हैं जिन्होंने पूरी रूढ़िवादी सोच को चुनौती दे दी। वायरल इन्फ्लुएंस से ये बहुत अच्छा शब्द है,
और इनके वायरल होने का कारण था इनकी भाषा। भाषा मतलब इन्होंने संस्कृत या फारसी का इस्तेमाल नहीं किया? बिल्कुल नहीं, इन्होंने स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जो आम जनता बोलती थी। अच्छा, ताकि बात सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे। हाँ, जैसे कबीर ने अपने बीजक के जरिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के रूढ़िवादी कर्मकांडों को खारिज कर दिया। और सूफी संतों की क्या अप्रोच थी? स्रोतों में सूफी खानकाहों और लंगर का बहुत जिक्र मिलता है। लंगर सिर्फ मुफ्त खाने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये छुआछूत पर एक सीधा हमला था। वो कैसे? चिश्ती सिलसिले के जो संत थे ना, जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने नियम बनाया कि सब लोग जमीन पर एक साथ बैठकर खाएंगे, चाहे कोई भी जाति या धर्म हो। हाँ। इससे न सिर्फ निचली जातियों का उत्थान हुआ, बल्कि समाज में धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा मिला। तो एग्जाम के लिए सीधा सवाल है कि भक्ति सूफी संतों के मुख्य विचार क्या थे और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? और आंसर हिंट में कबीर का जातिवाद नकारना और चिश्ती सिलसिले की लंगर व्यवस्था लिखना है। अब आध्यात्म से वापस अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ते हैं। मुगलों का दौर। मुगलों का जो प्रशासन था ना, वो एक विशाल कॉर्पोरेट मशीन की तरह काम करता था। हाँ, मुगलों की अर्थव्यवस्था और प्रशासन को चलाने वाली ये मशीनरी असल में दिखती कैसी थी? इसका सबसे अच्छा वर्णन ना हमें फ्रैंकोइस बर्नियर के नोट्स में मिलता है। उन्होंने इंपीरियल कारखानों के बारे में लिखा है। शाही कारखाने मतलब वो मॉडर्न फैक्ट्रीज जैसे होते थे? हाँ, एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड वर्कशॉप्स थे वो, जहाँ कढ़ाई करने वाले या सुनार एक उस्ताद की देखरेख में काम करते थे। ये तो शहरों की बात हुई, लेकिन असली भारत तो गांवों में था। वहां क्या सिस्टम था? ग्रामीण स्तर पर प्रशासन ना दो मुख्य चीजों पर टिका था, जमींदार और जाति पंचायतें। तो जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे? हाँ, और वो इतने पावरफुल थे कि उनके पास अपने सशस्त्र सिपाही और छोटे किले तक होते थे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेगा कि मुगल काल में कृषि समाज और शाही कारखानों का प्रशासन कैसा था? बिल्कुल, और इसके हिंट में बर्नियर के कारखानों का जिक्र और गांव में जमींदार व पंचायतों की भूमिका लिखनी है। अब यहां से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मुगलों की इस व्यवस्थित अर्थव्यवस्था पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा होता है, तो नीतियां कैसे बदलती हैं? अंग्रेज असल में एक फिक्स्ड इनकम चाहते थे, तो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। तो इस सब का किसानों और जमींदारों के लिए क्या मतलब था? मैंने सनसेट लॉ के बारे में भी बहुत सुना है। सनसेट लॉ बहुत ही खतरनाक था।